बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। सर्वप्रथम हम दबाव समूह का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। देखिए, जो आधुनिक लोकतांत्रिक जो राज्य हैं उनमें दबाव समूह पाए जाते हैं। इनके विकास एवं अस्तित्व का जो मूल कारण है वो ये है कि राजनीतिक दल समाज के विभिन्न गैर राजनीतिक वर्गों के हितों एवं स्वार्थों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। अतः समाज के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक वर्ग अपने हितों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए अपना समूह बना लेते हैं। इन समूह की रचना किसी वर्ग द्वारा अपने हित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए की जाती है। अतः ऐसे समूहों को हित समूह कहा जाता है। किंतु जब ये हित समूह अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक क्रिया को प्रभावित करने लगते हैं तो इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक हो सकते हैं, किंतु वर्तमान काल में आर्थिक या व्यावसायिक दबाव समूह अधिक प्रभावशाली एवं प्रचलित हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दबाव समूह गैर सरकारी एवं गैर राजनीतिक संगठन होते हैं और सामान्य जनता के लिए ये प्राय अज्ञात संगठन ही होते हैं, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के संचालन पर उनका अत्यधिक प्रभाव भी पड़ता है। अतः एक विचारक हुए हैं फाइनर, वो इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा है। अब हम कुछ इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। देखो, अलग अलग विद्वानों ने दबाव समूह की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। जैसे कि जैगलर ने कहा है कि दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की इच्छा रखता है। माइनर विनर ने कहा है कि दबाव समूह से हमारा अर्थ है शासन की संरचना से बाहर का कोई ऐसा ऐच्छिक संगठित समूह जो सरकारी अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, इसके क्रियान्वयन तथा विधि की न्यायिक व्याख्या को प्रभावित करने का प्रयास करता है। VOK के अनुसार दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए गए निजी संगठन हैं। अल्फ्रेड जी ग्रेजिया के अनुसार दबाव समूह एक ऐसा संगठित सामाजिक समूह होता है जो शासन के औपचारिक नियंत्रण के बगैर ही राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ इसकी परिभाषाएं थी। अब हम दबाव समूह के कुछ लक्षण देख लेते हैं या विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है सर्वव्यापकता। देखिए, प्रत्येक प्रकार की राज व्यवस्था में समाज के ऐसे वर्गीय हित होते हैं जिनका शासन में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं होता। अतः प्रत्येक प्रकार की राज व्यवस्था में ऐसे प्रबल सामाजिक वर्ग दबाव समूह का रूप धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि सर्वसत्तावादी राज व्यवस्था में भी दबाव समूह पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है समाज सापेक्षता। इनकी रचना पर सामाजिक संगठन का विशेष प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े, परंपरागत एवं बंद समाज में पाए जाने वाले दबाव समूह तकनीकी दृष्टि से विकसित, आधुनिक व खुले समाज में दबाव समूह की जो रचना है, कार्यप्रणाली तथा उद्देश्यों में अंतर भी दिखता है। तीसरी विशेषता है सीमित उद्देश्य एवं सीमित क्रियाशीलता। किसी दबाव समूह का जो निर्माण है वो किसी भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि वर्ग के निश्चित हितों की पूर्ति के लिए होता है। अतः किसी दबाव समूह का उद्देश्य भी सीमित प्रकार का ही होता है। नेक्स्ट जो है वो है उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल। किसी दबाव समूह की जो रचना है वो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए की जाती है। जब किसी दबाव समूह का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसकी उपयोगिता भी नहीं रहती और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है उद्देश्य सापेक्ष सदस्यता। किसी दबाव समूह का उद्देश्य किसी निश्चित हितों की प्राप्ति व रक्षा होता है। अतः इन निश्चित हितों में रुचि रखने वाले व्यक्ति ही उनके सदस्य बनते हैं। इस दृष्टि से किसी दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है। उदाहरण के लिए किसी वकील संघ की सदस्यता वकीलों को ही मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो है औपचारिक या अनौपचारिक संगठन। दबाव समूह का संगठन औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप वाला हो सकता है। जब किसी दबाव समूह का एक निश्चित संगठन होता है तो उसे औपचारिक दबाव समूह कहते हैं, किंतु जब उसका संगठन बिखरा हुआ होता है तो उसे हम अनौपचारिक रूप वाला दबाव समूह कहते हैं। पहले का उदाहरण अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक है, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षक संघ रुकटा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि हैं। और द्वितीय का उदाहरण जाति है। नेक्स्ट जो है साधनों की पवित्रता में वैधानिकता में विश्वास नहीं। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य अपने हितों की प्राप्ति व रक्षा होता है।
अतः वे साधनों की पवित्रता तथा संवैधानिकता में विश्वास नहीं रखते हैं। वे आवश्यकता अनुसार प्रकट एवं गुप्त कार्य प्रणाली अथवा वैधानिक एवं गैर वैधानिक कार्य प्रणाली का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है शासन सत्ता में परोक्ष रुचि। सभी दबाव समूह अपने प्रकट उद्देश्यों की दृष्टि से गैर राजनीतिक संगठन होते हैं और वे प्रकट रूप से राजनीतिक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, किंतु दबाव समूह ये अवश्य जानते हैं कि उनके हितों की पूर्ति में नेताओं, सांसद, राजनीतिक दल तथा प्रशासनिक अधिकारी मददगार हो सकते हैं। अतः वे देश के राजनीतिक तंत्र को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित अवश्य करते हैं। अब हम दबाव समूह का वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए, दो प्रकार का वर्गीकरण बताया जाता है, एक तो परंपरागत वर्गीकरण और एक आधुनिक वर्गीकरण। जो परंपरागत वर्गीकरण है उसमें 5 प्रकार का उपवर्गीकरण है। पहला है उद्देश्य सापेक्ष वर्गीकरण। देखिए, उद्देश्य की दृष्टि से सभी दबाव समूह 2 प्रकार के हो सकते हैं, लोकार्थी दबाव समूह और स्वार्थी दबाव समूह। जब किसी दबाव समूह का जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक हित की प्राप्ति एवं रक्षा होता है तो उसे लोकार्थी दबाव समूह कहते हैं, जैसे नारी कल्याण संघ, सर्व सेवा संघ। किंतु जब दबाव समूह का उद्देश्य अन्य वर्गों के हितों की उपेक्षा करते हुए अपने हित की प्राप्ति रक्षा होता है तब उसे स्वार्थी दबाव समूह कहते हैं, जैसे श्रमिक संघ और व्यापारी संघ। दूसरा जो वर्गीकरण है वो क्षेत्र सापेक्ष वर्गीकरण है। दबाव समूह के कार्य क्षेत्र का संबंध किसी प्रदेश विशेष से हो सकता है, अतः इस आधार पर उन्हें स्थानीय एवं देशव्यापी समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है संगठन सापेक्ष वर्गीकरण। संगठन की दृष्टि से दबाव समूह औपचारिक एवं अनौपचारिक हो सकते हैं। जब किसी दबाव समूह का निश्चित संगठन, निश्चित विधान एवं निश्चित कार्यप्रणाली होती है तो उसे औपचारिक दबाव समूह कहते हैं, और जिस दबाव समूह के संगठन में ये गुण नहीं होते उसे अनौपचारिक दबाव समूह कहते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक एवं निर्मित दबाव समूह। जो दबाव समूह स्वतः ही बनते हैं और परंपरा से अस्तित्व में बने रहते हैं वे प्राकृतिक दबाव समूह होते हैं, जैसे जातीय संगठन। निर्मित समूह वे हैं जिनका निर्माण प्रयत्नपूर्वक किया जाता है, जैसे श्रमिक संघ हो गया, व्यापारिक संघ हो गया। नेक्स्ट वर्गीकरण है अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दबाव समूह। जो दबाव समूह कुछ समय तक क्रियाशील रहकर समाप्त हो जाते हैं उन्हें अल्पकालिक दबाव समूह कहते हैं, और लंबे समय तक जो अस्तित्व में रहते हैं वो दीर्घकालिक दबाव समूह कहलाते हैं। अब हम आधुनिक वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। उसमें देखिए 2 वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, एक ब्लोंडेल का है, एक आमंड का है। पहले हम ब्लोंडेल का देख लेते हैं। ब्लोंडेल ने 2 ही वर्गीकरण बताए हैं इसमें। एक तो सामुदायिक समूह। ऐसे समूह के निर्माण का जो प्रेरक तत्व है वो सामाजिक संबंध होते हैं। जब व्यक्ति एक स्थान पर रहते हैं अथवा एक संस्था में कार्य करते हैं तो उनमें एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित होता है और वे भावनात्मक स्तर पर बंध जाते हैं। ऐसे समूह के सदस्यों में रागात्मक संबंध पाया जाता है। सामुदायिक समूह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत समूह, दूसरा संस्थात्मक समूह। जब परंपरागत रीति रिवाज, आचार विचार तथा रक्त संबंध आदि के आधार पर समूह बनता है तो इसे परंपरागत समूह कहते हैं, जैसे जातिगत समूह, धार्मिक समूह। किंतु जब एक संस्था में कार्य करने के कारण रागात्मक सामाजिक संबंध उत्पन्न होता है तब समूह बनता है तो उसे संस्थात्मक समूह कहते हैं, जैसे सैनिक कल्याण परिषद, कर्मचारी संरक्षण परिषद आदि। अब हम बात कर लेते हैं संस्थात्मक समूह की। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दबाव समूह का निर्माण होता है तो इसे संघात्मक समूह कहते हैं। इस प्रकार के समूह मुख्यतः आधुनिक समाज की देन है और वे कभी कभी एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संरक्षणात्मक समूह और दूसरा उत्थानात्मक समूह। संरक्षणात्मक समूह अपने से संबंधित वर्ग के हितों का संरक्षण करते हैं और अपने हितों से विपरीत समूह का विरोध करते हैं, जैसे श्रमिक संघ। जबकि उत्थानात्मक समूह का उद्देश्य समाज के सामान्य हित की रक्षा एवं उन्नति होता है, जैसे नारी स्वातंत्र्य संघ, वृद्धजन कल्याण समिति। अब हम आमंड के वर्गीकरण पर चलते हैं। आमंड ने 4 प्रकार से विभाजित किया है दबाव समूह को। पहला है संस्थात्मक समूह। ये ब्लोंडेल के संस्थात्मक समूहों के समान है, जैसे सैनिक कल्याण परिषद है, कर्मचारी संरक्षण परिषद है आदि। दूसरा संघात्मक समूह है। ये ब्लोंडेल के संरक्षणात्मक समूह के समान है, जैसे श्रमिक संघ है, मिल मालिक संघ है आदि। तीसरा असंघात्मक समूह है। ये ब्लोंडेल के परंपरागत समूह के समान है, जैसे जातिगत समूह, धार्मिक समूह। तीसरा प्रदर्शनात्मक समूह है। ये ऐसे दबाव समूह जो अपनी मांगों के लिए प्रत्यक्ष एवं प्रदर्शनात्मक कार्रवाई में विश्वास करते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह संविधान एवं नागरिकों के अंतर्गत अपने प्रदर्शन, सभा, रैली आदि का आयोजन कर सकते हैं, किंतु व्यवहार में वे प्राय अनियंत्रित, उपद्रवी एवं हिंसक प्रदर्शन एवं कार्रवाई पर उतर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दबाव समूह की तकनीक पर या उनकी कार्यप्रणाली पर। तो उनकी पहला जो उनकी तकनीक है वो लॉबिंग है। लॉबिंग का अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो व्यवस्थापिका में किसी विधेयक पर होने वाले मतदान को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह लॉबी के रूप में कार्य करते हैं और उनकी उक्त क्रिया को लॉबिंग कहा जाता है। जहाँ विभिन्न व्यवसायों उद्योगों की अपनी लॉबी दबाव समूह है, वे अपने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रभावित करती हैं ताकि
ये सदस्य दबाव समूह के हितों की रक्षा के लिए किसी विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान कर सकें। नेक्स्ट जो है वो राजनीतिक दलों से परख संपर्क। दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों से संपर्क स्थापित करते हैं जो उनके हितों की सिद्धि में सहायक हो। भारत में विभिन्न श्रमिक संघों के विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क हैं। तीसरा है जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग। दबाव समूह अनेक बार अपनी मांगों और हितों को राष्ट्रीय हित के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपनी मांगों के पीछे जनमत का बल पैदा करने के लिए जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग करते हैं। सेमिनार वगैरह करते हैं, समाचार पत्रों, लघु पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है न्यायालय की मदद प्राप्त करना। जब किसी दबाव समूह के विरोध के बावजूद ऐसे कानून पारित हो जाते हैं जो दबाव समूह के हितों को हानि पहुंचाने वाले होते हैं तो वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की आड़ में न्यायपालिका में याचिका दाखिल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग है, जैसे कई बार हड़ताल है, बंद है, धरना, घेराव, भूख हड़ताल, अग्निदाह, रास्ता रोको आंदोलन कर देने से इनकार कर देना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि आदि ऐसे तरीके भी वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं उनके कार्यों की, भूमिका की। पहले जो इनका भूमिका का बिंदु है वो है विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति। देखिए, समाज में विभिन्न हितों से संबंधित अनेक वर्ग होते हैं जिन्हें राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और ये प्रतिनिधित्व फिर दबाव समूह ही प्रदान करते हैं। दूसरा है वर्गीय हितों में तालमेल बैठाते हैं। तीसरा है विभिन्न वर्ग विरोधी जो वर्ग हैं उसमें संतुलन स्थापित भी करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शासन की अनुपूरक की भूमिका है, क्योंकि ये लोकमत के प्रशिक्षण का कार्य करते हैं और समाज के बहुलवादी रूप की रक्षा करते हैं और इसके साथ साथ जो है उम्मीदवारों के चयन में ये मदद करते हैं, राजनीतिक दलों को चुनावी प्रचार में भी मदद देते हैं इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं दबाव समूह के निर्धारक तत्वों की। पहला है समाज एवं शासन का रूप। जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित, आधुनिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले तथा खुले संगठन वाले समाज हैं उनमें दबाव समूह के बनने में सक्रिय होने के अवसर अधिक होते हैं। दूसरा जो है वो दलीय व्यवस्था का एक रूप है। एक दलीय प्रणाली सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना करती है जो दबाव समूह की विरोधी होती है। अतः एक दलीय प्रणाली के दबाव समूह की भूमिका नामात्र की होती है, लेकिन बहुदलीय जो प्रणाली होती है उसमें दबाव समूह के निर्माण एवं क्रियाशीलता की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है स्वयं दबाव समूह से संबंधित तत्व। दबाव समूह की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल शासन लोकतंत्र है, किंतु इसमें भी सभी दबाव समूह की भूमिका एक जैसी नहीं दिखती है। वस्तुतः किसी दबाव समूह की भूमिका उसके स्वयं अग्रलिखित तत्वों से प्रभावित होती है। दबाव समूह की आयु एवं कार्य का अनुभव, उसके आर्थिक साधन इत्यादि। धन्यवाद।